दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है आपका हीमोफीलिया। बेसिकली ये किस तरीके का डिसऑर्डर है, इसमें जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या है। तो आपको याद होगा जो हीमोफीलिया है वो एक ऐसी डिसीज़ है जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है वो। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रेसेसिव डोमिनेंट उसके बारे में मैंने बता रखा है, कैसे डिसीज़ होती है, कैसे हम पता करते हैं रेसेसिव है कि डोमिनेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेक्स लिंक जो डिसीज़ होती है उनके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो कैरी करेगा वो जीन, जिसकी वजह से डिसऑर्डर वो हमारे अंदर हो जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पूछा जाता है तो हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है और इसको ब्लीडर्स डिसीजेस भी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो वो एक एंजाइम जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड को जो बोलते हैं ना, ब्लड का जो जमा देता है, वो खून को जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है पर्सन के अंदर। तो बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ एंजाइम है, तो वो जो एंजाइम होता है जो ब्लड को क्लॉट करने में जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोएगुलेशन में, ठीक है, जब चोट लग जाती है तो जो जब वहाँ पे ब्लड जम जाता है, ठीक है, तो अगर उसके सीक्वेंस में, एंजाइम के सीक्वेंस में अगर कोई भी एक एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाए या हो जाती है उसके अंदर, तो उसको बोला जाता है हीमोफीलिया, या बोल सकते हो कि उस पर्सन को हीमोफीलिया हो जाता है। ऐसे अपन पता कर सकते हैं कि जैसे जरा सा भी कट लगाना तो उनको कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है, उनका जो ब्लड है वो रुकता नहीं है। सो दैट्स वाई इसको ब्लीडर्स डिसीजेज भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, जीनोटाइप एक्स फॉर फीमेल होता है और XY फॉर मेल होता है। ठीक है, यह तो हमको मालूम है। पर अगर मैं ये बोलूँ कि हीमोफीलिया जिस पर्सन को है, ठीक है, हमको ये पता है कि जो एक्स के पास में ही कंट्रोल करने का जीन प्रेजेंट होता है। अब अगर एक एक्स क्रोमोसोम्स के पास में वो जीन प्रेजेंट है तो अगर इसको डिसीज है तो वो दूसरा जो है वो कंपनशेट कर सकता है, तो इसलिए उसको बोला गया है कैरियर। लेकिन अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है, तभी जो वो फीमेल है वो क्या कहलाएगी, डिसीज कहलाएगी, यानी कि अफेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास में ही दो क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो अगर एक के ऊपर जीन है तो दूसरा उसको कंपेंसेट कर सकता है। लेकिन अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन है तो वो डिसीज है, वो अफेक्टेड है। अब क्योंकि मेल के पास में एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, अगर वो XHY हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो डिसीज ही होगा, क्योंकि उसको कंपेंसेट करने के लिए दूसरा एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल जो है वो कैरियर भी हो सकती है, वो डिसीज भी हो सकती है, लेकिन जो मेल है वो डिसीज ही होगा। और ये भी पूछा जाता है कि जो सेक्स लिंक जो डिसीज होती है वो मेल में ज़्यादा डिटेक्ट होती है फीमेल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उसका रीज़न यही है कि उनके पास में 1 नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है और उनको कंपेंसेट करने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, इस वजह से वो डिसीज हो जाते हैं। अब अगर इससे रिलेटेड क्रॉस बनाया जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखो, कोई एक पेरेंट है, अब उनका जो ऑफस्प्रिंग आया उसमें से जो गर्ल है, ठीक है, वो हीमोफीलिक है, तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या रहा होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल का जो एक्स है वो किसके पास में जाता है, फीमेल यानी कि डॉटर के पास में जाता है, और जो वाई क्रोमोसोम है वो किसके पास में जाता है, सन के पास में जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो दोनों फीमेल है वो क्या हुई हैं, कैरियर हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मदर है वो क्या मतलब जो डिसीज़ है वो किसको करवा रही है, सन को करवा रही है, और जो फादर है वो डॉटर की डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इस पैटर्न में आप देखोगे एक क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, जिसके अंदर जो मदर होती है वो सन को डिसीज़ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, और जो फादर है वो डॉटर को डिसीज़ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन हम डॉटर की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर मदर और यहाँ पे फादर है। ठीक है, तो कम से कम जो मदर है उसको तो कैरियर होना पड़ेगा, और जो फादर है वो अगर डिसीज़ होंगे तो तभी ऐसा ऑप्शन आएगा कि जो डॉटर है उसको भी हीमोफीलिया हो। ठीक है, तब जाके ही ऐसी कंडीशन आएगी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जब हम डॉटर के बारे में पता करेंगे तो मदर को कैरियर होना पड़ेगा। ठीक है, और जो फादर है वो डिसीज़ होने चाहिए, तभी जाके डॉटर को डिसीज़ होगी। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके अंदर डॉटर को वो बीमारी हो सकती है। चलिए, अब दूसरी डिसीज़ है कलर ब्लाइंडनेस, जो भी एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़ है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन है वो भी एक्स पे ही प्रेजेंट होता है, एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई भी म्यूटेशन उस जीन के अंदर आ जाए तो वो जो बंदे होते हैं, मतलब जो जिनको कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है, तो वो रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़। ठीक है, तो पर्सन कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रीन एंड रेड। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, वो कलर ब्लाइंडनेस का उसको डिसीज़ है।
अब देखो, अगर हमको इसका क्रॉस करवाना होगा तो यहाँ पे जो मदर है वो कैरियर है और जो फादर है वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर हमको जब सन को डिसीज़ करवानी होती है तो उसमें फादर को नॉर्मल होना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम इसके साथ में जब क्रॉस करवाएंगे तो हमको ये मिलेगा XCY। तो यहाँ पर ये जो सन है उसको क्या हो सकती है, इससे डिसीज़ हो सकती है। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको हीमोफीलिया फेलिक डिसीज़ के बारे में बताया है। हीमोफीलिया के अंदर मैंने आपको H यूज़ करके बताया था, यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैं C यूज़ करके बता रही हूँ, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस भी मेल में ज़्यादा होती है फीमेल के कंपैरिजन में, तो उसका एक ही रीज़न है कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो एक तो सबसे कंट्रोल करता है, वो जीन को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद में जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल के पास में 2 होते हैं, इसलिए अगर एक एक्स पे कोई जीन ऐसा है जो डिसीज्ड वाला है तो दूसरा उसको उसकी हेल्प कर देता है, उसको कैरियर बना देता है, ठीक है। लेकिन जो मेल है उसके पास में एक्स एक ही होता है इसलिए वो डिसीज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों ही डिसीज़ हमने पढ़ी है वो कौन सी है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़ है, ये डिसऑर्डर है। अब देखो हम एक और डिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ भी हो सकती है, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। अब देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सेक्स रिलेटेड म्यूटेशन से या और कुछ भी उस तरीके से इसमें डिटेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो ऑटोसोम्स होते हैं उनके अंदर यहाँ पर म्यूटेशन होता है। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है, या आप बोल सकते हो हीमोग्लोबिन के अंदर कोई डिफेक्ट हो जाता है। अब वो कैसे होता है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो यहाँ पर जो बीटा चेन होती है उसमें 6th पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाता है, वेलाइन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। मतलब ग्लूटामिक एसिड जो है रिप्लेस्ड बाय वेलिन। अब ऐसा क्यों हुआ कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया, ऐसा क्या चेंजेस आया था? तो बेसिकली वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आने की वजह से हुआ है। हम इसको कह सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि जब भी एक सिंगल बेस पेयर पे चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इसीलिए सिकल सेल जो है वो पॉइंट म्यूटेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो हमारा जो आरबीसी है उसके शेप में भी चेंज आ जाएगा। लेकिन देखो इस तरीके की शेप की होती है हमारी आरबीसी, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की वजह से जैसे ही वेलिन आ जाता है तो जो ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है, तो ये जो आरबीसी थी इसकी पॉलीमराइजेशन होने के कारण इसका जो शेप है वो इस तरीके का हो जाता है, मतलब सिकल शेप में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिकल सेल इसका नाम रख रखा है। और एनीमिया मतलब खून की कमी होना, ठीक है। और यहाँ पर मेनली क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, मतलब क्वालिटी चेंज हो जाती है। और जब किसी की क्वालिटी चेंज हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव बोला जाता है। और इसलिए इसको क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज आ रहा था जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, ठीक है। तो जो GAG है वो जो बीटा ग्लोबिन चेन का ही जो एक सीक्वेंस था वो कन्वर्ट हो जाता है GTG में, जिसमें एक ही जगह पर T आ जाता है। तो जो डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। तो G का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो C होगा, A का T होगा और G का C होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, T की जगह पर A आएगा, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आ रहा है तो T की जगह पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेंजर RNA बनेगा, ठीक है, उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो जाएगा, G का C, T का A, C का G, ठीक है। यहाँ पे भी C का G, A का U इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या आया है आपका पॉइंट म्यूटेशन। तो इसी वजह से जो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था बीटा चेन के 6th पोजीशन पर, ठीक है, वो क्या हो गया, वेलिन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसी डिसीज़ है जिसके अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके कंटेंट में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमीनो एसिड बनना चाहिए था उसकी जगह पे कोई दूसरा अमीनो एसिड बन गया है इस वजह से। इसलिए जो नॉर्मल आती है, तो जो क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी है, इसलिए हम इसको क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस करना होगा। तो जैसे हीमोग्लोबिन के बारे में बात हो रही है तो HbA तो ये क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब HbS, अब HB का है मतलब यहाँ पर मतलब है सिकल सेल, मतलब क्या है, ये डिसीज्ड है। अब HbA है और HbS है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो है जो वो नॉर्मल है और दूसरा क्या है, सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है इसको, ठीक है। तो ये कहलाएगा टाइगर सेल। तो अगर आपसे पूछ ले कि इसमें आप बताइए कि डॉटर को है या कितनी डॉटर को है और सन को, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं क्रॉस करके, क्योंकि इसमें 50-50 चांस होता है कि वो मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये कौन सी डिसीज़ है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये।
तो अब यहाँ पे मान लो कि जो पेरेंट्स हैं, अगर हमने नॉर्मल ले लिया तो उनको तो कोई फिर जो उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनको तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कैरियर को भी ले सकते हैं, क्योंकि कैरियर सिर्फ कैरी करता है, उसको वो डिसीज़ नहीं होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको हेट्रोजाइगस लेना है, HbA HbS, ठीक है, और HbA HbS। तो ये एक इकलौता केस बनेगा जिसमें जो बच्चा है वो क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात करी है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ के बारे में, जो सिकल सेल एनीमिया है। चलिए अब आप दूसरी डिसीज़ पढ़ेंगे, थैलीसीमिया। ठीक है, थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही एक जैसी हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। अब वो रिलेटेड इसलिए है क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें भी हीमोग्लोबिन में ही डिफेक्ट हो रहा है, और जो थैलेसीमिया है उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन के अंदर ही डिफेक्ट होता है। बेसिकली जो सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर जो आरबीसी की जो क्वालिटी है उसमें चेंजेस आ रहा है, वो ख़राब हो रही है, लेकिन जो थैलेसीमिया है उसके अंदर क्वांटिटी पे असर आ रहा है। तो कई बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ जाता है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को भी। इसमें क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर जो अल्फ़ा और बीटा चेन्स जो होती हैं, उसके बेसिस पर थैलेसीमिया को भी दो तरीके से बांटा हुआ है। कई बुक्स में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 करके भी मिल सकता है, कई जगह पे आपको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा डैश भी मिल सकता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, दो अलग अलग इसलिए है क्योंकि एक दोनों का जो क्रोमोसोमल नंबर है वो अलग अलग है। जो अल्फ़ा 1 है वो क्रोमोसोम 16 है, और जो अल्फ़ा 2 है वो क्रोमोसोम 11 है। और ये दोनों ही क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो जीन को कैरी करते हैं। तो अगर इन दोनों जीन में से किसी पर भी चेंजेस आएगा, इसके अंदर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस होती है ना वो कम हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब क्या है, क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर दो जीन प्रेजेंट है, HAB1 और HbA2। तो अगर मेल पे भी यही दोनों जीन प्रेजेंट है और अगर फीमेल पे भी यही दो जीन प्रेजेंट है, मतलब टोटल जो 4 हैं, जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, ये HbA है ना, HbA। तो अगर इन चारों जीन में कोई म्यूटेशन आ जाए, अगर इन चारों जीन में से किसी एक जीन में भी, तो भी ये जो डिसऑर्डर है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम 16 पर दोनों जो जीन प्रेजेंट है, मेल में भी और फीमेल में भी, दो मेल में और दो फीमेल में, तो टोटल ये जो 4 जीन होंगे, इन चारों में से किसी एक में भी अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो ये जो डिसऑर्डर है अल्फ़ा 1 थैलेसीमिया, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएगा। अब अगर हम सेकंड के बारे में बात करें तो अल्फ़ा 2 जो है उसका है क्रोमोसोम नंबर 11, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। उस पर एक जीन है HBB। ठीक है, तो मेल में भी वो प्रेजेंट है और फीमेल में भी वो प्रेजेंट है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक जीन में भी अगर वो प्रॉब्लम है या वो डिसऑर्डर है, कोई म्यूटेशन आती है, तो जो अल्फ़ा 2 थैलेसीमिया है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा ही होगा। तो दोनों ही केसेस में जो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन है वो ही रिड्यूस हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। चलिए अब आपका लास्ट है डिसऑर्डर, ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, देखो जो फिनाइल कीटोनूरिया है वो भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखो नॉर्मली हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को कैटलाइज करवाएंगे। तो कुछ अमीनो एसिड्स या कुछ एंजाइम्स भी ऐसे होते हैं जो एक अमीनो एसिड्स को जो दूसरे अमीनो एसिड्स होते हैं, यूज़फुल अमीनो एसिड्स जो हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो फिनाइल कीटोनूरिया है उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम है फिनाइल एलिन, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज। अगर किसी व्यक्ति को फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि जो फिनाइल एलिन है ये एक अमीनो एसिड है, वो क्या है, वो ट्रायोसिन में नहीं बदल पाएगा। ठीक है, अब देखो जो फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज है इसका काम क्या है, फिनाइल एलिन को टायरोसिन में बदलना। लेकिन अगर किसी की बॉडी के अंदर ये एंजाइम ही ना हो तो क्या फिनाइल एलिन टायरोसिन में बदलेगा, तो वो नहीं बदलेगा ना। तो जो फिनाइल एलिन है ये बार बार एक्यूमुलेट होता जाएगा हमारी बॉडी में, या बोल सकते हो इकट्ठा होता जाएगा, अपने डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, और ये जो डेरिवेटिव्स है ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए वो यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, और इसके काफ़ी ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पर। अब वो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, बेल्टनेस हो सकता है, और किडनी मेटाबॉलिज्म। बाल्डनेस का मतलब होता है कि गंजे भी हो सकते हैं, लॉस ऑफ हेयर हो जाता है इसमें,
और थर्ड तो मैंने बताई दिया, किडनी के मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है वो। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक जीन या एक एंजाइम की कमी होने की वजह से दो या दो से ज़्यादा फिनोटाइप को अफेक्ट किया जाता है। और इस तरीके जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है उसको बोला जाता है पिलोट्रॉपी। क्या बोला जाता है? पिलोट्रॉपी। मतलब एक जीन के डिलीशन की वजह से यहाँ पर काफ़ी फेनोटाइप जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। वन जीन कंट्रोल्स मैनी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। So this is all about the Mendelian disorders.